स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपसे बात करूंगा मैं एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ की, और इसमें मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे विद ऑल कॉन्सेप्ट्स। और वी आर ऑन क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री। So let's talk about the first question. Encircle the correct answer. Correct answer जो है आपने बताना है. So which of the following list contains only elements? इसमें से कौन सी लिस्ट जो है सिर्फ elements से contain करती है? So air याद रखिएगा एक mixture है, water एक compound है और oxygen element है. So this is not the answer. Hydrogen is a element, oxygen is a element. Brass zinc और copper का mixture है. इसमें copper ज़्यादा होता है और zinc कम होता है. इसको आप तांबा भी कहते हैं. उसके बाद हमारे पास है एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ. एयर मिक्सचर है, वाटर कंपाउंड है, फायर आई डोंट नो, इट्स अ केमिकल प्रोसेस प्रोडक्ट. अर्थ इज द मिक्सचर. फिर अब हम डी की बात करेंगे तो कैल्शियम, सल्फर, कार्बन ये तीनों एलिमेंट्स हैं. सो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, सल्फर का सिंबल होता है S और कार्बन का सिंबल होता है C. सो ऑल दीज थ्री गाइज आर एलिमेंट्स. तो ये है हमारे पास आंसर. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर द सेकंड MCQ. द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स पार्टिकल्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस. ये आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं 4 सब्सटेंसेस के. विच बॉक्स रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स इन नाइट्रोजन? इसमें से कौन सा जो है वो पार्टिकल नाइट्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट्स देखें, ये एक आपको मेंटल स्ट्रेटजी के साथ जो है वो पूछा जा रहा है. यहाँ पर देखो, हमेशा जो नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है N2 की शक्ल में. सो N2 की शक्ल में आपने रिप्रेजेंट करना है, यानी ऐसा पार्टिकल होगा जो दोनों जो हैं उसके एटम सेम होंगे. तो लिहाजा हमें डी ही नज़र आ रहा है जो कि दोनों एटम सेम हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हमें समझ में आता है. लेकिन सी में आप कह लो कि बॉन्डिंग नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन का ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है. इसलिए दे बोथ लिव टुगेदर इन द एटमॉस्फेयर. 78% तक नाइट्रोजन हवा में मौजूद होती है और वो इस शक्ल में ही होती है, यानी दोनों एटम्स आपस में इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिकॉज दीज आर मोनोएटॉमिक. और यहाँ पर देखें, एटम्स दोनों सेम नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन में आपको दोनों एटम सेम नज़र आने चाहिए. सो यहाँ पर सेम नहीं है, सो मैं इसको टिक नहीं कर सकूंगा. और यहाँ पे ये दो एटम्स तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन देयर आर सम मोनोएटॉमिक, तो ये मिक्सचर हो जाएगा. सो दिस इज द मोस्ट सूटेबल डायग्राम जो हमें बताती है नाइट्रोजन के बारे में. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट MCQ. जी तो स्टूडेंट्स, अगले MCQ की बात करें तो व्हाट इज द फार्मूला मैस? फार्मूला मैस निकालना है. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ठीक है, ये एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर. तो पानी के 5 मॉलिक्यूल्स हैं. कॉपर का मैस बता रहे हैं 63.5, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 है. सो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा. ओके, सो इसको सॉर्ट आउट करना चाहें तो वी हैव कॉपर एंड सल्फेट डॉट 5H2O. सो दिस इज द प्रॉब्लम. कॉपर प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन एटम्स प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स. तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में 5 ऑक्सीजन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं. सो प्लस 10 हाइड्रोजन प्लस 5 ऑक्सीजन, राइट. सो कॉपर का मैस बताया हमें 63.5. ओके, सल्फर 32 और वी हैव 4 ऑक्सीजन 16 मैस रखते हैं. और वी हैव 10 हाइड्रोजन एटम्स. सो मैस 1 होता है हाइड्रोजन का, और 5 ऑक्सीजन 16 अगेन. सो इन सब को जो है आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में और प्लस कर लो. तो व्हाट यू विल गेटिंग द आंसर इज 249.5, right? 249.5. So this is going to be the answer. So this is the right value to answer this question. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है. A compound with the chemical formula Na2CH3 has the formula mass 106 AMU. Atomic mass of the element is X. X का atomic mass बताना है. So there is no problem. इसको भी sort out किया जा सकता है. So let's really sort out this problem. ओके, सो हमारे पास है अब सोडियम एंड आई डोंट नो, कार्बन के साथ 3X लगे हुए हैं. सो सोडियम 2 हैं, राइट, और प्लस कार्बन प्लस 3X हैं. ओके, सो व्हाट वी कैन फाइंड इट आउट इज इक्वल्स टू 0 करेंगे क्योंकि चार्ज कुछ नहीं है. सो सोडियम का मैस 23 है
कार्बन का 12 और डेफिनेटली हमें अब x का मैथ तो पता नहीं है. Okay, so what we're gonna do to 26, it's something like 46, 12 plus 3x. Okay, so इनको दोनों को ऐड करेंगे, it's 56, 58 plus 3x is equals to 0. Okay, so what we cannot plus these two guys together. अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे. So 3x is equals to minus 58. ठीक है, x is equals to, okay, so I think so we are doing it wrong, or I don't know, हम ठीक कर रहे हैं. Okay, divide by 3. So okay, so we are just really going for a bit mistake. यहाँ 106 करना था आपने. I'm just writing 0 all the time. 106 करना है आपने यहाँ पे. 106 and I think so plus 106 and again. Okay, so इसको करने से पहले हम इसको sort out कर लेते हैं. So let's sort it out. Okay, so minus plus we get something out of it, 3x. और इसका आंसर क्या निकलेगा बताएं ज़रा, अगर आप 58 में से 106 को माइनस कर देंगे. Okay, 0, 10, 9, 16 goes out of it, 8, and 9, 5 is equals to something like 4, right? 48. And if just 48 is being divided by 3, then x comes out to be 16, right? Okay, so x की value 16 आई. So find out 16 यहाँ पे किधर है. So this is 16. So that is the right answer. Next they are asking कि how many moles of molecules are there in the 16 gram of oxygen. 16 gram of oxygen में जो है वो कितने होंगे moles of molecules. अच्छा याद रखिएगा, they are talking about molecules. तो इतना मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 ये होगा 32 ग्राम्स के बराबर. एंड दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी मोल ऑफ मॉलिक्यूल आर देयर इन 16 ग्राम. तो इसमें 32 ग्राम होगा, तो 16 ग्राम डेफिनेटली अब 16 ग्राम को आपने फॉलो करना है. So 32 को आप इधर ले आओ, that becomes 1 by 32, ठीक है, is equals to 1 ग्राम. अब दोनों साइड से 16 को मल्टीप्लाई करो, 16 इधर हो जाएगा डेफिनेटली. 32 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा 1 by 2 is equals to 16. That 1 by 2 is equals to 0.5. So 16 ग्राम में आपको 1.5 मिलेंगे. So that is your answer, right? उसके बाद है जी, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. 1 मोल का तो 1.008 होता है आंसर. सो 4 मोल्स का डेफिनेटली आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यू गेट दिस थिंग एज अ आंसर आई थिंक. सो यस, 4.032, दिस इज द आंसर. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट MCQ. Okay, so there we have the next MCQ. What is the mass of carbon present in 44 grams of carbon dioxide? 44 कार्बन mass क्या होगा? What is the mass of carbon in 44 gram of carbon dioxide? Okay, so carbon dioxide's formula is something like CO2 और इसमें 32 ग्राम्स जो हैं वो ऑक्सीजन होते हैं और 12 ग्राम जो हैं वो कार्बन होते हैं. सो दोनों को जमा करें तो 44 ग्राम हो जाते हैं. सो आई थिंक सो 12 ग्राम इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQ. उसके बाद है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखें हम. ओके, सो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आई थिंक सो वो बेरिलियम में होते हैं. सो बिकॉज बेरिलियम हैज द एटॉमिक नंबर 4. an atom of this element will form an ion that will have a charge. बेरिलियम जो है वो फॉलो करेगा हीलियम को, बिकॉज याद रखें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स से दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर 2 पे नोबल गैस है और नंबर 10 पे नोबल गैस है. ठीक है, नंबर 2 पे एक नोबल गैस है हीलियम, नंबर 10 पे एक नोबल गैस है नियॉन. तो लिहाजा जो 4 नंबर पे एलिमेंट है वो हीलियम को फॉलो करेगा, ना कि वो नियॉन को फॉलो करेगा, बिकॉज इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम बेरिलियम कि वो नियॉन को फॉलो करे. लिहाजा हीलियम को फॉलो करना है तो डेफिनेटली अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हीलियम के पास तो जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो 4 इलेक्ट्रॉन्स से क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देना होगा. सो क्या चार्ज आएगा, +2. So I think so that is going to be the good answer for this question. उसके बाद चलते हैं, what is the term
इज सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए और 1 मोल ऑफ वाटर के लिए क्या टर्म जो है वो सेम होगी? सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर, तो क्या चीज़ सेम होनी चाहिए? आई थिंक सो मैथ तो सेम नहीं होगा बिल्कुल भी, और वॉल्यूम में भी सेम हो सकता है, और उसके बाद वी डोंट हैव एनी ऑप्शन बी ओवर हियर, दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज। बी ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। सो डी में एटम्स हैं और ई में जो है वी हैव मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट डू यू गेस गाइस, इसमें क्या जो है वो हो सकता है आंसर आपके ख्याल में? आई थिंक सो अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लें तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन गैस की बात होगी, डेफिनेटली O2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी, और वाटर में भी डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो 1 मोल है मॉलिक्यूल तो एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर, तो डेफिनेटली एवोगैड्रो नंबर दोनों में सेम होगा, तो मैं मॉलिक्यूल्स की तरफ जाऊंगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, आई थिंक सो ऑप्शन जो बी है इसमें होना ये चाहिए था, ऑप्शन बी में मैथ्स हो जाना चाहिए था, राइट। ऑप्शन ई बना दिया गया लेकिन ये गलत बनाया गया जहाँ तक मेरा ख्याल है। सो ये होना चाहिए था बी, ये सी कह लें आप, और इसको आप डी कह लें, राइट। आई थिंक सो देयर इज सम मिसप्रिंटिंग गोइंग ऑन। ओके, सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस, राइट, या आप ई कह लें, ई इज द राइट आंसर, मॉलिक्यूल सेम होंगे। उसके बाद आखिरी एमसीक्यू है 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स एक्स एटम्स, यानी आपके पास 1 मोल है कार्बन का, राइट, और इसमें आई डोंट नो कितने एटम्स हैं, आपको पता लग गया होगा, एवोगैड्रोस नंबर ही होगा। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम? ओके, सो 1 मोल ऑफ कार्बन के पास तो एक्स एटम्स हैं, वी नो दैट 1 मोल ऑफ कार्बन के पास एवोगैड्रोस नंबर है। ओके, सो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के पास क्या होगा? डेफिनेटली उसके पास भी एवोगैड्रो नंबर ही होना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है, बिकॉज यू नो व्हाट, ओके गिव मी अ ब्रेक, जो हमारे पास मैग्नीशियम है उसका जो मास है दैट इज समथिंग लाइक 24 ग्राम, राइट। तो बेसिकली वो 12 ग्राम बता रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, 12 ग्राम करना है। सो ओके फाइन, सो लेट्स डू इट ऑन द रफ पेपर। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, मैग्नीशियम का 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम is always equals to 24 grams, right? So what we need to do के we need to find out in 12 grams में क्या होगा। So 24 को हम डिवाइड कर देंगे, ओके, सो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 ग्राम, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 को। सो 1 by 24 मल्टीप्लाइड बाई 12 और 1 by 12, so we got 12 grams here। हमारे पास यहाँ 12 ग्राम आ जाएगा, और यहाँ से इसको हम आपस में कट आउट करेंगे। सो 12 और इसको करेंगे सॉर्ट आउट, तो 12 1 ज़ा 2 ज़ा 1 by 2 आ जाएगा। सो 0.5 इसको हमारा आंसर समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, आई थिंक सो दैट इज एक्स। 0.5 is going to be the suitable answer for this. So this is what we know about some questions of chapter number 1, fundamentals of chemistry, और हमने जान लिया है about the MCQs। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो शॉर्ट आंसर्स तरफ देखें तो सबसे पहले दे आर आस्किंग डिफरेंशिएट बिटवीन एन आयन एंड अ फ्री रेडिकल। आयन के बारे में और फ्री रेडिकल के बारे में फ़र्क करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो कर लेते हैं। ओके, सो देयर वी हैव द आंसर्स, डिफरेंसेस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। आयन जो है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम चार्ज, यू कैन से, या कोई चार्ज हो, उन पर सेम होना ज़रूरी नहीं है। फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, एटम ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज अ बिग कॉन्सेप्ट। दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन अ क्रिस्टल लैटिस। आयंस जो हैं आपको क्रिस्टल में मिलेंगे, सॉल्यूशन की शक्ल में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो हैं हवा में भी होते हैं, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन में भी होते हैं, और क्रिस्टल लैटिस इनका वैसे होता नहीं है, इनका नहीं होता, लेकिन ये है कि दे आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस एंड एयर में भी होते हैं। उसके बाद दे आर टॉकिंग अबाउट आयन कैन नॉट बी प्रोड्यूस द हेल्प ऑफ लाइट। आयंस कभी भी लाइट की वजह से नहीं, एनर्जी की वजह से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब यू नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी। आयंस को इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, या एटम को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, कभी लिया जाता है, दिस थिंग मेक्स आयंस। लेकिन फ्री रेडिकल जो है वो लाइट प्रोड्यूस कर लेती है, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो डाउट। सो लाइट में प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स। और इसमें एक डिफरेंस और होता है कि आयंस के ऊपर आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा लिखते हो, लेकिन फ्री रेडिकल्स पे आप डॉट का निशान बनाते हो। सो दैट ऑल्सो अ डिफरेंस, इसको भी आप बता सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। अगर आप मैटर की कॉर्पस्कुलर नेचर के बारे में बताना चाहें तो कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है डुअल। जैसे सिम वाला मोबाइल है जो कि उसमें दो सिम्स डल जाते हैं, इसे डुअल कहते हैं। तो जो मैटर है उसकी भी डुअल नेचर है। वो मैटर जो है एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, ठीक है, और इसके अलावा एज अ वेव भी बिहेव करता है। यानी जब ये कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह मूवमेंट में होते हैं तो दे मूव लाइक अ वेव। लेकिन रुकी हुई बॉडी हो, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो तो आप उसको पार्टिकल कह सकते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि कॉर्पस्कुलर नेचर है मैटर की। मैटर में आप इलेक्ट्रॉन को भी मैटर कंसिडर कर लेते हैं, प्रोटॉन को भी कर लेते हैं, बिकॉज यानी बॉडी हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको आप मैटर कहना पसंद करते हैं। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so if we just really go for the words, according to this concept, matter is supposed to be composed of minute particles, and ancient Greek philosopher Empedocles thought that and all materials were made up of four things called elements: fire, air, earth and water. So many successors उनके बाद आने वाले, Empedocles के बाद आने वाले, like Plato and Aristotle adopted this concept of four elements. So this concept of four element existed for more than 2000 years. So इसको भी आप कह सकते हैं कि that is also a kind of a corpuscular thinking, right? So there is some ambiguity going on, I think, corpuscular nature of matter को लेकर। लेकिन जो मैंने भी आपको बताया that is something like कि wave होना या इसके अलावा कह लें आप पार्टिकल होना, ये होती है कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। तो इसका एक रेफरेंस और देख लेते हैं। ओके, सो देयर वी हैव अनदर रेफरेंस, और इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था अभी। सो इन 1934 डी ब्रोगले नामी साइंसदान था पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर हैज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स। तो जो मैटर है वो पार्टिकल भी है, वेव की तरह बिहेव भी करता है। सो ही एक्सप्लेन्ड द बैकग्राउंड ऑफ टू आइडियाज, ये मैंने अभी आपसे जो बात की थी। So he advocated that these two systems could not remain detached from one another. So by mathematical evidences, he proved that every moving object is attached with waves and every wave has a corpuscular nature as well. So it is formulated on the basis of on this basis, right? It is formulated as a basis to understand corpuscular nature of matter. So this is the wave-like nature and a particle-like nature. So this is what I am talking to you, corpuscular nature of matter. So go and ask your teacher what he suits you, gives you an idea. I think so this is the more suitable answer. Okay, so let's go for the next question. Difference between analytical chemistry and environmental chemistry. ये तो definitions हैं, आप इसको चैप्टर के शुरू में देख लें, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। So there we have the reference that the branch of chemistry that deals with the chemicals and toxic substances that pollute the environment and their adverse effects on the human beings, right? Toxic substances को deal करने वाली, pollution से deal करने वाली chemistry environmental chemistry होगी. So analytical chemistry is the branch in which we deal with the methods and instruments for determining the composition of matter. यानी कुछ ऐसे मेथड्स को देखना, या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखना ताकि हम किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन को समझ सकें विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स विद सम इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसको एनालिटिकली कहेंगे। जैसे मैंने आपको भी अपने लेक्चर में भी बताया था एमसीक्यू के अंदर कि एनालिटिकल केमिस्ट्री दो किस्म की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। पर एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स जो हैं वो एमफिल भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। सो इट्स अ वेरी बेसिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बहुत सी ब्रांचेस हैं जिनमें आप आगे जाकर 14th स्टैंडर्ड के बाद जो है पढ़ सकते हो। सो दिस व्हाट वी नो अबाउट द आंसर। ओके, सो अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो देयर वी हैव अनदर क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। Okay, so here we have the answer for a mole, that a mole is a amount of a substance that contains Avogadro's number of particles of that substance. कोई ऐसा substance जिसमें Avogadro's number आपको मिल जाए, आप उसको मोल कहोगे। जैसे आपको जैसे 12 केले मिल जाते हैं, 12 अंडे मिल जाते हैं, 12 ऑरेंजेस मिल जाते हैं। We used to call it as dozens.
तो उनको आप डजन कहते हो। अगर आपको कोई पार्टिकल्स की तादाद इतने बड़े नंबर में मिले आप उसको मोल कहोगे। सो द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, और इसको आप एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हो। सो मोल इज अ क्वांटिटी, राइट? मोल इज बेसिकली अ क्वांटिटी, इट्स अ बिग क्वांटिटी. This is the quantity what I'm talking about. Particles could be something like ions हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, ठीक है, atoms हो सकते हैं. Ions could be anything, right? जो भी chemical species है वो particles हो सकते हैं. So this is what we know about mole. Okay, so let's talk about the next question. Differentiate between empirical formula and molecular formula. Okay, so there we have the definitions in a very dark black words. Empirical formula. The empirical formula of a compound is the chemical formula that gives the simplest whole number ratio of atoms of each element. So molecular formula is basically the formula which gives the actual whole number ratio of atoms of each element present in a compound. And I think so you should go for examples as well. For example, in a compound like hydrogen peroxide, right? Hydrogen peroxide, H2O2, right? H2O2. So इसमें hydrogen और oxygen होता है. So therefore simplest ratio of hydrogen to oxygen, that is 1:1, because if you have something like H2O2 और इसको 2:2 करोगे तो simple क्या करोगे? 1:1. So that makes an idea. उसके बाद they are talking next is that इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? HO हो जाएगा. सो ये लिखा हुआ है. उसके बाद वी हैव ग्लूकोज. यू नो ग्लूकोज, ग्लूक मीन्स स्वीट, ओज मीन्स शुगर, C6H12O6. तो ये कह लें कि इसका सिंपलेस्ट फार्मूला ये होगा. सो CHO ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा. उसके बाद वी हैव मोलेकुलर फार्मूला. ये देखें, ये हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला है H2O2, जो मैंने अभी यहाँ पर भी लिख के दिखाया आपको. So that is what we know about empirical formula and molecular formula. इसमें एग्जाम्पल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको पता लग रहे हैं, इसमें सिंपल होल नंबर रेशियो पता लग रहा है. सो दैट इज द बिग डिफरेंस, राइट? लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो उसका क्या रिलेशन हो सकता है, या मुझे कमेंट करके बताओ. Okay, so let's go for the next question. That what is the number of molecules in 9 gram of steam? Steam क्या होता है? भाप को कहते हैं, और दैट इज वाटर बेसिकली. तो अगर आपके पास जो है वो 9 ग्राम है स्टीम, तो आपके पास क्या होंगे? पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स. सो देयर वी हैव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 × 2 + 16. 18 ग्राम पानी का वजन होता है. और उसके बाद अगर 18 ग्राम को पता है आपको कि इसमें एवोगैड्रोस नंबर है, दैट इज द वैल्यू फॉर 1 मोल, राइट? तो 9 ग्राम करना है, 18 को इधर लाके डिवाइड कर दें आप, तो फिर दोनों साइड्स पे 9 को मल्टीप्लाई कर दें, तो यू टेक आउट द मॉलिक्यूल. 18 ग्राम में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर 9 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. 3.01 × 10⁻23. खुद सोचें आप, 18 ग्राम का हाफ करें तो 9 ग्राम होगा, और अगर एवोगैड्रोस नंबर का हाफ कर दें तो डेफिनेटली वी हैव 3.01, राइट? So that is the suitable answer for this question. Okay, so the next question here in the mind is के molar masses हैं यूरेनियम के -238 and यूरेनियम के -235. Molar masses, what are the molar masses of uranium 238 and uranium 235? Students, आपको ये जो नेगेटिव नजर आ रहा है, it is something a line representing after uranium, right? इसको आप नेगेटिव न समझें. इट्स नॉट अ नेगेटिव नंबर, राइट? सो इनके मोलर मैसेज क्या होंगे? सो 238 के साथ आपने बस ग्राम लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे 235 के साथ भी आपने ग्राम लगा देना है, क्योंकि अगर आप यूनिट ग्राम लगाएंगे तो दैट मेक्स द मोलर मैस. सो लुक एट दैट एटॉमिक मास यूरेनियम 238 का. एक एटम का वजन ये होगा और मोलर मैस जो है वो ये होगा. इस तरह ही एटॉमिक मैस इसका ये होगा. आइसोटॉप्स 3 होते हैं, याद रखिएगा. 2 या 28 लिख दिया इन्होंने, दैट इज 38. ओके, सो 238 इज समथिंग लाइक द AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट. एक एटम का वजन होता है और ये मोलर मास होगा. सो इस तरह ही 235 और 238 234 भी होता है स्टूडेंट्स. यूरेनियम 234 भी होता है, और ये एक और आइसोटॉप है. 3 आइसोटॉप्स होते हैं यूरेनियम के, ये आप याद रखिएगा. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, so the why 1 mole of hydrogen molecules and 1 mole of hydrogen atoms have different masses? मॉलिक्यूल्स में आपको स्टूडेंट्स पता होता है कि दो एटम्स इकट्ठे रह रहे होते हैं और डेफिनेटली दो एटम्स का वजन हम लगभग 2 ग्राम लेंगे, जबकि अगर हम एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2 ग्राम होगा, और अगर एक एटम की बात करें तो एक एटम का होगा, दैट इज मास 1 ग्राम। तो दैट इज़ वाई डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूल हमेशा दो यूनिट्स इकट्ठे रह रहे हैं, दैट्स वाई हम उनका कलेक्टिवली एक एंटिटी बना रहे हैं। दो यूनिट्स मिलकर दो यूनिट्स मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं, और यहाँ पे तो रह ही एक यूनिट रहा है, वो उससे बॉन्ड नहीं बना रहा। सो लेट्स गो फॉर द आंसर। सो लुक एट दैट, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 AMU होगा, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है फिर 1 ग्राम के बराबर होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 देखा जाए तो 2 MU है, मोलर मास का 2 ग्राम है। सो बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस टू द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक रीजन है कि भाई मास तो ट्वाइस है हाइड्रोजन एटम के हिसाब से। सो देयरफॉर द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2 टाइम्स द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज का वीडियो लेक्चर। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स मज़ीद क्वेश्चन आंसर्स के लिए अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को देख सकते हैं, और मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा बहुत सी न्यूज़ भी जो है आपसे शेयर करता रहता हूँ। सो दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।